आ रही है। आवाज आ रही होगी। तो हेलो दोस्तों, मैं आज एक नए लेक्चर के साथ मतलब सेकंड लेक्चर कॉम्प्लेक्स नंबर का। आई होप आपको लेक्चर नंबर 1 पसंद आया होगा। क्योंकि मैंने उसमें कॉन्सेप्ट्स पढ़ा ही दिए थे। और क्वेश्चंस भी अच्छे कराए थे। ठीक है। तो मैं अब शुरू करने जा रहा हूँ। ठीक है। तो एक बता, जो मैंने बात बोली थी लेक्चर 1 में कि हाँ, ये लेक्चर, पहला लेक्चर और दूसरा लेक्चर स्कूल वाले बच्चों के लिए ज्यादा वो होगा बेनिफिशियल। क्योंकि इसमें अभी जो हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, एक्चुअल में ना कॉम्प्लेक्स नंबर ना भाई बहुत बड़ा चैप्टर है यार। ठीक है। हम उसमें बहुत ज्यादा बातें करते हैं। चैप्टर हम एनसीईआरटी में देखें तो वो कुछ पेजेस का है और बहुत इजी भी है। पर हम थोड़ा कंपटीशन लेवल पे जाए तो यार वो चैप्टर बहुत बड़ा हो जाता है और लोग उसे छोड़ देते हैं। उन लोगों को इतना डर लगता है। ठीक है। तो जो पहला और दूसरा लेक्चर था, यानी जो आज जो दूसरा लेक्चर है, वो हमारा यही आज स्कूल लेवल पे और मतलब जेई तो पैरेलल क्वेश्चंस तो हम करते रहेंगे। ठीक है, साथ साथ कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे। बट जो पहला आज का लेक्चर, मतलब जो कल का लेक्चर था और आज का जो लेक्चर 1 और 2, ये स्कूल वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाँ, अगर आप इतना कर लो तो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर स्कूल लेवल पे, तो आप बोर्ड, जो भी आपका बोर्ड है महाराष्ट्र बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड है, आप, मैं जो क्वेश्चंस भी कराऊंगा आज, मैं एनसीईआरटी के भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दूंगा कि हाँ यार, स्कूल वाले बच्चों का काम हो जाए 2 लेक्चर में। उसके बाद उन्हें ज्यादा अगर पढ़ना है तो वो पढ़ सकते हैं, वरना कोई दिक्कत नहीं है, उनका यहाँ से काम बन जाएगा। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। क्या तुमने होमवर्क क्वेश्चन किया जो मैंने दिया था पिछले लेक्चर में? बढ़िया क्वेश्चन था वो। है, मैंने उसमें हिंट दिया था ना। क्वेश्चन क्या था? fx = x⁴, ये वैल्यू दे रखी थी। अब इसमें क्वाड्रेटिक की तरह करना था, जैसे fx = x⁴ समथिंग दे रखी है वैल्यू। अब ये f अपॉन ये अंदर नहीं, अपॉन नहीं, अंदर जो ये 3 + 2 आयोटा है, ये वैल्यू डालनी है। अब भैया तुमने ये वैल्यू डाली होगी तो सब में फिर x की वैल्यू 3 + 2 आयोटा डाली होगी, फिर उसको सॉल्व किया होगा, बहुत बड़ा आंसर आ रहा होगा। मतलब कुछ होगा तो आंसर आ भी नहीं रहा होगा, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई होगी। और जिनका आया होगा उनके 3 से 4 पेज लग गए होंगे आंसर निकालते निकालते। 3 पेज, 4 पेज ज्यादा हो गया। ठीक है। सो वो मेथड तो चलो ठीक है, वो अपनी जगह है। हम बात करेंगे अपने मेथड की। ठीक है। तो इसको क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अच्छे लेवल का है और ये जेई लेवल का क्वेश्चन है कि मतलब जेई मेंस में ये क्वेश्चन आ सकता है, कोई उसमें पाबंदी नहीं है। ठीक है। और स्कूल लेवल पे शायद ही है ये क्वेश्चन। ठीक है, बट अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये शायद आपको एग्जाम्पलर में भी मिल जाएगा। ठीक है। तो x = मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। आई होप आपने क्वेश्चन रीड कर रखा होगा। x = लेट कर लो, हमें 3 + 2 आयोटा वैल्यू डालनी है ना क्वेश्चन में। fx = ये पूरी वैल्यू दे रखी है, हमें 3 + 2 आयोटा की वैल्यू डालनी है। तो यानी x की वैल्यू 3 + 2 आयोटा डालनी है। ठीक है सर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेथड देखते जाना। ये मेथड तुमने नहीं सीखा तो सीख लो। ठीक है। एक्स, ये 3 को इधर ले गए और 2 आयोटा इधर हो गया। अब हमें आयोटा हटाना है। आयोटा हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे हम यहाँ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर सकते हैं। ठीक है। तो ये आ गया x - 3 का होल स्क्वायर इज टू 2 आयोटा का होल स्क्वायर। ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा इक्वेशन पूरी सॉल्व करके। यार अब मैं वही दिखाऊंगा इसमें, तो x² + 9 - 6x इज ये 4 आयोटा का स्क्वायर -1। तो पूरी इक्वेशन जो आई हमारी x² - 6 + 13 = 0। अब हम इस इक्वेशन की बात करते हैं। इस इक्वेशन का जो जो रूट है, देखो x की वैल्यू क्या थी? 3 + 2 आयोटा, यानी क्वाड्रेटिक तो तुमने, मैं 11th का मान के चलो, चलो तुमने 11th का नहीं पढ़ा, 10th का तो पढ़ा है ना। x की वैल्यू 3 + 2 आयोटा है, यानी ये इसका रूट ही है ना। इसका पहला रूट हमारे पास 3 + 2 आयोटा आ गया। अब दूसरा रूट क्या होगा? अब ये बात जरा ध्यान से सुन लो। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो क्लास 11th में पढ़ाया जाता है जेई वाले बच्चों को, जो स्कूल लेवल बच्चे हैं उनको नहीं पढ़ाया जाता ये। तो स्कूल वाले बच्चों, मेरी ध्यान से बात मेरी सुन लो यार जरा। जो अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के का d < 0 है, यानी उसके रूट्स इमेजिनरी हैं, इतना मैंने बात कर दी है। और अगर उसके जो जो भी पूरा एक्सप्रेशन है उसके कोएफिशिएंट
कोएफिशिएंट जैसे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1, एक्स का कोएफिशिएंट -6 और ये सी 13। अगर ए बी सी बिलोंग्स टू आर हो, ठीक है, ए बी सी बिलोंग्स टू आर हो, तो ये जो जो रूट इमेजिनरी पहला रूट होगा ना, जो दूसरा रूट होगा वो उसका कॉन्जुगेट होगा। आई रिपीट, जो दूसरा रूट होगा पहले वाले का कॉन्जुगेट होगा। कॉन्जुगेट क्या होता है सर? कॉन्जुगेट होता है 3 - 2 आयोटा। मतलब जो साइन यहाँ पे होगा, अभी हम कॉन्जुगेट को ही पढ़ेंगे बट मैं कॉन्जुगेट ना बता रहा हूँ, तो साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर एक है 5 + 3 आयोटा दे रखा है एक का रूट, तो दूसरे का हो जाएगा 5 - 3 आयोटा। कंडीशन A + B, यानी ए बी और सी बिलोंग्स टू आर, तीनों होने चाहिए, रैशनल नंबर होने चाहिए, या रियल नंबर, सॉरी रियल नंबर कह सकते हो, रियल नंबर होने चाहिए, रैशनल नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रैशनल और रियल एक ही बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तुम्हें इसके रूट्स पता चल गए। ठीक है, अब मैं ये जो इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन को, अब तुम्हें यार पहले की चीजें रिकॉल होनी चाहिए, 9 10th की जितनी भी थी। x² - 6x + 13 का हम डिवाइड करेंगे, जो पूरा एक्सप्रेशन दे रखा था ना बच्चों, कि x⁴ - 4x³ हम उससे इसे डिवाइड कर देंगे। अब आप पॉज करो और इसको जरा डिवाइड करके देखो आंसर क्या आ रहा है, मेरे को आंसर बताना। आई होप आपको डिवीजन आता होगा, मैं तब भी सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। यहाँ से एक्स को, ये पार्ट नहीं है इस वीडियो का, क्योंकि ये तो आपका 9 10th में था। ठीक है, तो x⁴ से ये कैंसिल। अगर आपको सीखना होगा तो यार मैं तब भी इसका एक अलग वीडियो डाल दूंगा, उसकी टेंशन ना लेना। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा x², यहाँ पे आ जाएगा -6, ये मल्टीप्लाई से किया, -6x³ प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2x³ -9x² प्लस 8x। ठीक है, यहाँ पे 13x² आ जाएगा, हाँ ये डिवाइड करके ना। ठीक है, तो अब x² को 2x³ से डिवाइड करते हैं तो 2x आ जाएगा यहाँ। है, तो एक सेकेंड, तो मैं यहाँ से इसका काम शुरू कर देता हूँ। 2x³ -9x² प्लस 8x, तो एक सेकेंड, x² से ये डिवाइड किया तो 2x³ ये आ गया कैंसिल आउट। यहाँ मैंने 2x लिख दिया है, और 2x का मल्टीप्लाई 6x -6x से, तो ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों, -12x²। ठीक है, तो और क्या है इसका, और क्या मल्टीप्लाई होगा, 2x का 13 से मल्टीप्लाई कर दो तो 26x। तो ठीक है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो आ जाएगा 3x² -18x प्लस 44। ठीक है, अब इसका भी डिवाइड करना है भाई, वही नॉर्मल डिवाइड ही करना है जैसे करते थे। ठीक है, तो ये डिवीजन आ गया हमारा। तो अब वही x² -6x 13 + 13 से वापस डिवाइड करना है इसे, तो 6x 3x² और x² कट जाएगा। ठीक है, यहाँ +3 कर देते हैं हम, +3, पता है ना डिवाइड, मैं मान के चल रहा भाई। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो गया। तुमने सॉल्व कर लिया होगा तो आंसर अपना चेक कर लो यहाँ से, ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ +39 आ जाएगा, क्योंकि ये देखो ना, ये इससे मल्टीप्लाई 13 × 3 39। ठीक है, माइनस करके क्या आ रहा है आंसर, 5, रिमाइंडर इसका 5 आ रहा है जी। तो मैं थोड़ा ऑल ओवर लिख देता हूँ आंसर इसका, डिवाइड करके क्या है, x³ -4x³ प्लस 4x² प्लस 8x प्लस 44 का जब हम डिवाइड करते हैं x² -6x प्लस 13 से, क्योंकि यार ये मेथड में बताने में रह गया ना, तो फिर तो ये 10th का है तो आपको आता ही है, बट मेरे को डर लग रहा है यार तुम्हें आता होगा ना। ठीक है, आंसर हमारा, क्वेश्चन हमारा ये आ रहा है, और जो रिमाइंडर आ रहा है कट पिटा के 5 आ रहा है। ठीक है, अब हम इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा याद है, क्लास 10th में पढ़ाई थी, मैंने नहीं पढ़ाई थी, तुमने पढ़ी होगी। ठीक है, तब भी A = BQ+R, मैं तब भी उस भाषा में बात नहीं कर रहा, मैं नॉर्मल भाषा में बात कर रहा हूँ, कि 2 को अगर 3 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर क्या आता है, 1 आता है। तो 3 को तुम क्या लिख सकते हो, 2 × 1 प्लस रिमाइंडर, है ना, +1।
तो इस फॉर्मेट में लिख सकते हो कि क्वेश्चन जो डिवाइजर का 2 था उससे क्वेश्चन को मल्टीप्लाई किया प्लस रिमाइंडर कर दिया तो आंसर 3 के बराबर ही आएगा। यही चीज हम यहाँ लगाएंगे। ठीक है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वही है, बट मैं वो वाली भाषा में बात नहीं करूंगा जो कि तुम फिर कंफ्यूज ना हो जाओ। ठीक है, तो ये जो एक्स की पावर 4 है माइनस 4x³ है प्लस 4x² है प्लस 8x है प्लस 44 है, ये किसके बराबर मैं लिख सकता हूँ? x² माइनस 6x प्लस 13 इंटू जो हमारा क्वेश्चन क्या था, x² प्लस 2x प्लस 3, रिमाइंडर क्या आ रहा था? 5 हमारा। ठीक है, देख लो ना मेरे भाई, क्वेश्चन और ये डिवाइजर का मल्टीप्लाई किया प्लस 5 कर दिया तो इसी के बराबर ही होगा, है ना भाई। अब हमें ये जो पूरा एक्सप्रेशन है जो लेफ्ट साइड में दे रखा है एक्स की पावर 4 समथिंग जो दे रखा है, इसमें हमें एक्स की वैल्यू 3 प्लस 2 आयोटा डालनी थी, है ना भाई। हमें यही तो पुट, हमें ये आज का आंसर निकालना है ना, है ना। तो हमें एक्स की जगह 3 प्लस 2 आयोटा पुट करना है, तो चलो पुट कर देते हैं। कोई दिक्कत वाली बात क्या, कोई दिक्कत वाली बात है? नहीं होगी सर यार। पुट एक्स इज इक्वल्स टू 3 प्लस 2 आयोटा। ठीक है, तो x की पावर 4 माइनस 4x³ है प्लस 8x प्लस 44, एक सेकेंड सॉरी, 44 इज इक्वल्स टू, अच्छा अब यहां जरा देखो, अगर मैं एक बात बताओ, x² माइनस 6x प्लस 13 कहाँ है हमारा? ठीक है, ये 0 के बराबर होता है तब, कब होता है? जब 3 प्लस 2 आयोटा और 3 माइनस 2 आयोटा इसका रूट हो, है ना भाई। सर सही बात है ना। तो जब मैं इसमें x की वैल्यू 3 प्लस 2 आयोटा डालूंगा तो वैल्यू तो 0 ही आएगी। तो क्या मैं इसको पूरा टोटल कह सकता हूँ कि ये पूरी वैल्यू 0 के बराबर आएगी? हाँ, हाँ जी सर बिल्कुल। तो ये जो 0 इंटू ये जो समथिंग x² प्लस 2x प्लस 3 है ये भी 0 हो जाएगा। तो 0 प्लस 5, आंसर हमारा 5 आंसर आ जाएगा। इसका करेक्ट आंसर जो है इसका 5 आ रहा होगा। ठीक है, करेक्ट आंसर है इसका पूरा एकदम, मतलब कुछ गलत नहीं है, आंसर एकदम करेक्ट है। ठीक है, मैंने मैच कर लिया। अब जिन्होंने मैच कर लिया उन्होंने, जिन्होंने जिनका आंसर आ गया था जो पहला मेथड था कि उन्होंने x इक्वल टू 3 प्लस 2 आयोटा पूरी वैल्यू में पुट किया, चार वो पावर 4 बनी, पावर 3 बनी, स्क्वायर बना, आइडेंटिटी लगाई, उन्होंने तो भैया महीने लग गए होंगे। ठीक है, तो उनका भी आंसर 5 ही आ रहा होगा जिनका आ गया होगा। वरना वो इस मेथड से भी, देखो ये मेथड नया है, आप सीख लो, तो इसमें कुछ वो नहीं है कि यार ये कैसे हुआ, ये आपको ये जानना है कि अच्छा ऐसे हुआ। ठीक है, ये वाला एटीट्यूड रखना है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आ सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। हम, अच्छा, कॉन्जुगेट और एडिटिव इनवर्स, अभी मैंने कॉन्जुगेट ने बताया ना वो 3 प्लस 2 आयोटा है, तो उसका कॉन्जुगेट करेंगे 3 माइनस 2 आयोटा। और अगर आप एडिटिव इनवर्स में, यार ये जरा ना, मैंने एडिटिव इनवर्स ना एक्चुअल में यार सही में कहीं आता नहीं है, स्कूल में भी नहीं आता, पूछते भी नहीं है, और मेरे को भी पढ़े हुए काफी टाइम हो गया था ये, तो मैंने आपको थोड़ा सा गलत बता दिया था जब मैंने अपनी बुक में देखा कि बुक में ऐसे है। ठीक है, तो अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है, तो जैसे 3 प्लस 2 आयोटा, तो इसका एडिटिव इनवर्स होगा पूरा माइनस z इज इक्वल्स टू -3 - 2 आयोटा। ठीक है, हर तरफ माइनस हो जाएगा, अगर प्लस है, जो वैल्यू प्लस है वो माइनस आ जाएगी और जो माइनस है वो प्लस हो जाएगी। ठीक है, और अगर कॉन्जुगेट में जैसे 3 प्लस 2 आयोटा है, तो उसका जो सिर्फ ये बीच वाला साइन है ना वो चेंज होगा, तो वो होगा 3 - 2 आयोटा। ठीक है, और अगर वो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, बट एडिटिव इनवर्स में ये सारी वैल्यू चेंज हो जाती है। ठीक है, अ, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे अब हमें क्या करना है सर? अब हमें बात करनी है, क्या करनी है? अब हमें बात करनी है जो हमारा जो कुछ क्वेश्चन छूट गया था जिसमें हम मॉड्यूलस आर्ग्यूमेंट इन सब की बात करने वाले हैं। तो यार अपनी कुर्सी बैठ लो, कॉपी बगल में रखो है और तैयार हो जाओ। अच्छा, वो जो मैंने क्वेश्चन कराया था जेई मेंस 2019 का कराया था शायद, उसमें जो प्योरली इमेजिनरी वाला था यार, वो आपके एनसीईआरटी में भी है। मैं एक बार एनसीईआरटी में एग्जांपल नंबर बता देता हूँ, ट्राई कर लेना उसको। 15 सेम ही मेथड है, उसमें प्योरली रियल बोला गया है, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्योरली रियल है। तो सर हम क्या करेंगे, बी को इक्वल टू 0 कर देंगे पूरे एक्सप्रेशन में। ठीक है,
तो हमारा उससे थीटा की वैल्यू आ जाएगी, और थीटा की वैल्यू उसमें एन पाई आ रही होगी, ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू 0 आ रहा होगा, ठीक है। तो वो ट्राई कर लेना, वैसे सेम ही है, जो करा है वही है। पर अगर नहीं हो तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप मेरे से कमेंट सेक्शन में आप मेरे को बोल दीजिएगा कि सर नहीं आया, मैं फिर से उसको एक बार मैं उसको रिकॉर्ड करके मैं उस क्वेश्चन को दे दूंगा, ठीक है, या इसी वीडियो में अटैच कर दूं, वैसे जरूरत नहीं होगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे हैं अपनी, एक सेकेंड, अब थोड़ी सी ना कॉम्प्लेक्स नंबर की ज्योमेट्री की भी बात कर लेते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर लिखो, साथ साथ लिख लो, इज अ पॉइंट is a point on complex number is on complex plane called argand plane। ये बात लिख लो, फिर बात करते हैं जरा। लिख ली? कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ पॉइंट ऑन कॉम्प्लेक्स प्लेन विच इज कॉल्ड आर्गेंट प्लेन। थोड़ा सा बात करते हैं। आपने 9th 10th में कार्टीशियन प्लेन पढ़ा होगा, जो अच्छे बच्चे होंगे उन्होंने कार्टीशियन प्लेन पढ़ा होगा। कार्टीशियन प्लेन मतलब देसी भाषा में, जहां आपने वाई और एक्स एक्सिस पढ़ी होगी, और जैसे एक कोऑर्डिनेट हो गया, ये 2,3 हो गया, 5,6 हो गया, ये आपका एक कार्टीशियन प्लेन हो गया। तो ये तो हमारे नॉर्मल नंबर्स के लिए जो हमारे रियल नंबर्स हैं। बट जब बात आ जाती है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में भी ज्योमेट्री होती है। कॉम्प्लेक्स नंबर, जो ये वाला जो हमारा रियल नंबर्स के लिए जो प्लेन है, ये तो हमारा कार्टीशियन प्लेन है। तो जो आयोटा वाले नंबर्स होंगे ना, उनका जो वो प्लेन होगा वो कॉम्प्लेक्स प्लेन होगा, यानी उसे कहते हैं आर्गेंड प्लेन। आर्गेंड प्लेन, इसमें हम कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लॉट करते हैं, जो हमारा वाई और एक्स एक्सिस होती है, इसमें हम वो करते हैं। तो इसमें जो हमारी जो वाई एक्सिस होती है, इसको हम कहते हैं इमेजिनरी एक्सिस। क्या कहते हैं बच्चों? इमेजिनरी एक्सिस। और जो री एक्स एक्सिस होती है, उसको हम कहते हैं रियल एक्सिस, ठीक है। और अगर हमारा कोई जैसे z कोई हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b, तो उसको कैसे प्लॉट करेंगे? यहाँ a आ गया, ये कोई x कोऑर्डिनेट में a क्या है? रियल पार्ट है, तो ये x एक्सिस पे होगा रियल, a कॉमा b। b क्या है? इमेजिनरी एक्सिस पे, यानी इमेजिनरी पार्ट में आता ना, तो वो y में चला जाएगा। तो a कॉमा b, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में करते थे ना, कि x एक्सिस में ऐसे प्लॉटिंग हुई, प्लॉटिंग तो तुम्हें पता ही है। तो यहाँ भी वही सेम है, ठीक है। और ये मान लो हमारा ओरिजिन है, तो इसको हमने यहाँ से ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो ये जो लाइन होगी ये हमारी z होगी, z हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को तभी मैंने एक पॉइंट बोला, कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ पॉइंट ऑन कॉम्प्लेक्स प्लेन विच इज आर्गेंट प्लेन, ठीक है। तो क्या ये बात मेरे दोस्तों समझ में आई? अब इस ग्राफ की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, आर्गेंट प्लेन की जो बात है, ठीक है। आर्गेंट प्लेन को अब मैं थोड़ा अच्छे से, पहले तो रफ बनाया था, अब सही बना लेता हूँ थोड़ा अच्छे से। वाई, ये इमेजिनरी एक्सेस लिखता हूँ मैं इसको। ठीक है यार, मेरी राइटिंग बहुत गंदी है। मैं आई एम लिख रहा हूँ बस, और यहाँ रियल एक्सेस लिख रहा हूँ। एक बात बता देता हूँ, ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर लाइंग ऑन एक्स एक्सिस, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स एक्सिस पे लाइन कर रहे होंगे, जैसे 2,0, 0, तो यानी वाई एक्सिस 0 हो गई, वाई एक्सिस मतलब वाई का कोई कोऑर्डिनेट नहीं है। तो उसमें हम कंडीशन में क्या कहेंगे? जब z इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी होगा, वहां हम कहेंगे कि यार इमेजिनरी पार्ट 0 है, तो यानी b इक्वल टू 0 होगा। तो देख रहे हो ना, a कॉमा बी, तो 2,0, तो b 0 है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जिसको थोड़ा कम कम समझ में आया, अब लिख रहा हूँ मैं, तो अब समझ में आ जाएगा। अ, एक सेकेंड। ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर lying on
एक्स एक्सिस का प्योरली रियल होते हैं। प्योरली रियल का मतलब मैंने बता चुका हूं। ठीक है। ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर जो वाई एक्सिस पर लाई कर रहे हैं उनका रियल पार्ट जीरो होगा, तो उसको हम प्योरली इमेजिनरी कहेंगे। सिंपल सिंपल सी बात है यार। आसान आसान सी चीजें। ठीक है। आज तो मैं ये करके ही जाऊंगा, आज मैं ये चैप्टर। अच्छा, ये वाई एक्सिस का मतलब तो लिख दूं जरा मैं। यहाँ इसका मतलब है रियल पार्ट जीरो होगा तो प्योरली इमेजिनरी होगा। इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग मैंने मैंने पिछले लेक्चर में ये प्योरली इमेजिनरी प्योरली रियल का मतलब समझा दिया था। अब मैंने इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग बता दिया। आर्गेन प्लेन की थ्रू मैंने ऐसे बता दिया। ठीक है। अब क्या बात करते हैं, अब क्या बात करनी है सर? अब हमें कुछ तीन इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात कर रहे हैं जो कि आपकी एनसीईआरटी में भी है। थ्री इंपॉर्टेंट टर्म्स। ठीक है। पहली टर्म क्या है? मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जी, कॉम्प्लेक्स नंबर में भी मॉड्यूलस होता है, हाँ। मॉड्यूलस मतलब जो वैल्यू पॉजिटिव कर देता है, बट यहाँ इसका थोड़ा सा मीनिंग चेंज है। मान लो मैं ग्राफ पे बात कर रहा हूँ, मॉड्यूलस क्या होता है। हमने आर्गेन प्लेन बना लिया। यहाँ पे जेड है कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ए कॉमा बी है। और ये डिस्टेंस तो तुम्हें ये डिस्टेंस बी होगी और ये डिस्टेंस ए होगी और ये ओरिजिन है ना। मॉड्यूलस क्या है? मॉड्यूलस ऑफ जेड। मॉड्यूलस ऑफ जेड क्या है? एक सेकेंड। मॉड्यूलस ऑफ जेड इज मॉड ऑफ जेड। ऐसे ऐसे सिंबल देते हैं। और मॉड ऑफ जेड क्या है? ये है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट जेड, जेड एंड ओरिजिन। एंड ओरिजिन मैंने ओ से मार्क कर दिया। ठीक है। मतलब ये ओरिजिन से लेके जो ये जेड जो पॉइंट है, इन दोनों की डिस्टेंस को हम कहेंगे मॉड ऑफ जेड। ये पूरी डिस्टेंस हमारी मॉड ऑफ जेड होगी। ठीक है। तो अब जिन्होंने यार हमारा वो पढ़ रखा होगा, क्या कहते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला, उससे भी इसका डेरिवेशन हो जाता है। बाकी यार ये एंगल 90 डिग्री होगा। तो मैं एक सीधा सीधा बोल देता हूँ, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मॉड जेड का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी। है ना भाई, पाइथागोरस थ्योरम लगा दी हमने यहाँ पे। वरना यार डिस्टेंस फॉर्मूला करके भी मॉड जेड की वैल्यू आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मॉड जेड की वैल्यू क्या आ गई, ये अब आपको याद रखना है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। और ए क्या है हमारा? रियल पार्ट ऑफ जेड, इसका स्क्वायर। और बी क्या है हमारा? इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, इसका स्क्वायर हो रहा है। तो इसका मतलब ये है। ठीक है। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? बोलो यार। आ गई है तो यार एक बार आग लगा दो, दिल दिल बना दो कमेंट सेक्शन में। ठीक है। आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, चलो। याद रखने वाली कुछ बातें मैं बात कर रहा हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट बातें। रास की बात। मॉड जेड क्या रिप्रेजेंट करता है? डिस्टेंस करता है। ये मैंने बता दिया, बट मैं लिखवा रहा हूँ अब ये चीजें। इट इज रियल एंड ऑलवेज पॉजिटिव। पॉजिटिव ही होगी यार, मॉड लगा है भाई। ठीक है। मॉड जेड जीरो के बराबर है। जेड इज इक्वल टू जीरो प्लस जीरो आयोटा। ठीक है। अब इसका मतलब क्या है?
अब देखो भाई, अगर कभी भी ये बात ध्यान में आ जाना कि मॉड जेड जीरो के बराबर है, कहते सर डिस्टेंस कैसे जीरो है? हाँ जी, डिस्टेंस यहाँ जीरो भी होती है। देखो जैसे कोई पॉइंट ले लो यहाँ पे, और ये भी जीरो जीरो ले लो, ठीक है, जीरो जीरो ले लो, और ओरिजिन तो है ही जीरो जीरो। इसका मॉड जेड निकालना, वो क्या होगा? जीरो। तो ये जो पॉइंट है ये क्या है? जो जेड हमने माना है वो है जीरो प्लस जीरो आयोटा, यानी जीरो, जीरो कॉमा जीरो वही है। वैसे जीरो कॉमा जीरो से जीरो कॉमा जीरो की डिस्टेंस निकालना अजीब बात है, कोई सेंस ही नहीं है भाई। तो जब भी एक बात मैंने समझाने के लिए, ऐसे मत मानना कि हाँ जीरो कॉमा जीरो अलग ले लिया, जीरो कॉमा जीरो अलग ले लिया, भाई सेम ही होता है। बट अब एक बात बताओ, मान लो मैं इधर खड़ा हूँ, है, तुम कहोगे, मैं मान लो यहाँ नमन खड़ा है, एन खड़ा है, तुम कहोगे नमन की नमन से डिस्टेंस क्या है? नमन की नमन से डिस्टेंस, नमन यहीं पे तो है, तो नमन की डिस्टेंस क्या होगी? जीरो ही होगी। नमन कहाँ, नमन कहीं चला है क्या? तो बस वही सिंपल सी बात है, ठीक है। तीसरी बात, मॉड्यूलस फंक्शन, अगर जिसने नहीं पढ़ा तो भी कोई अच्छी बात है, नहीं पढ़ा मतलब पढ़ा है अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो भी अच्छी बात है। और मॉड जेड, मतलब ना फर्क होता है इनमें। अगर आपने मॉड्यूलस फंक्शन पढ़ा है तो उसमें एक अलग चीज है, वो आप फंक्शंस में सीखोगे, उसमें एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड एक्स पढ़ाया जाता है, उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं काफी, है। और ये मॉड जेड, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस, ये दोनों अलग अलग चीज होती है, बोथ आर, एक सेकेंड, डिफरेंट, बोथ आर डिफरेंट, ठीक है। मैं स्लाइड ऑफ कर रहा हूँ, सेव एंड एग्जिट, नई स्लाइड करनी है मुझे क्योंकि, ठीक है, नई स्लाइड पे आ गए हम, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कॉन्जुगेट की। क्या आपको मॉड्यूलस समझ में आया? मॉड्यूलस में मोटा मोटा क्या, मॉड ऑफ जेड इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर दी मैंने। तो अब बात करते हैं सेकंड जो बात इंपॉर्टेंट टर्म है, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये मैंने थोड़ा सा बता दिया, बट अब यहाँ अच्छे से बताते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। कॉन्जुगेट ऑफ जेड, मैं ये स्टेटमेंट लिखा रहा हूँ, ठीक है। कॉन्जुगेट ऑफ जेड इज, मेरा ये नोट करते रहो, मैं अभी बोल नहीं रहा हूँ, ठीक है। क्या लिखा सर आपने? कॉन्जुगेट ऑफ जेड इज मिरर इमेज ऑफ जेड इन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस क्या मतलब? थोड़ा सा डायग्राम बनाते हैं। आर्गेंट प्लेन बनाया मैंने, थोड़ा ठीक बनाता हूँ, आर्गेंट प्लेन बनाया मैंने। ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है, ये ओरिजिन है मेरा जीरो कॉमा जीरो, ठीक है। ये जेड हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है कोई जेड। मैं इसकी इमेज अगर यहाँ ड्रॉ करूं तो वो हो जाएगी जेड बार, जो कि इसकी इमेज क्या होगी? ए कॉमा माइनस बी। जिसने थोड़ी सी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी है टेंथ में, उसको पता होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि अब यहाँ से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी थोड़ी थोड़ी समझनी आपको चाहिए। देखो, अगर मैं किसी, यहाँ एक्स एक्सेस है ना, यहाँ पे ये रियल एक्सेस है। अब मैं रियल एक्सेस ही बोलूंगा क्योंकि यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर में हम इसे रियल एक्सेस बोलते हैं, ठीक है। तो जेड ए कॉमा बी है, इसकी इमेज क्या होगी? ए कॉमा माइनस बी, तो उसी को हम कहते हैं कॉन्जुगेट। अब कुछ याद आया? हम ए प्लस आयोटा भी लिखते थे जेड को। अब इसका कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक सेकेंड, कॉन्जुगेट के ऊपर हम ऐसे डंडा लगा देते हैं, तो ये हो जाता है, इसमें हमारा देखो ए कॉमा बी था, ए कॉमा माइनस बी हो गया, तो ये जो बी का जो साइन है ना वो चेंज हो जाता है, तो ए कॉमा माइनस बी आयोटा। अब समझ में आया क्या? आ गया होगा, बिल्कुल आ गया होगा, ठीक है। अब एक फैक्ट वाली और बात, ये जो आपको बड़े अच्छे से याद रखनी है, दिल में बसा लो। एक बार इन दोनों इक्वेशन का मल्टीप्लाई करना जरा, जेड इंटू जेड बार
मल्टीप्लाई करना ए प्लस बी आयोटा और ए माइनस बी आयोटा, मैंने आइडेंटिटी बताई थी, याद होगी आपको, क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैंने आपको मॉड ऑफ जेड की कुछ वैल्यू बताई थी, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे तो ये रूट यहाँ से हट जाएगा, तो मॉड ऑफ जेड स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो दोनों इक्वेशन को देखो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह मैं मॉड ऑफ जेड स्क्वायर डाल सकता, तो जेड इंटू जेड बार इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ जेड स्क्वायर। ये हमेशा याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी हमेशा याद रखना, ठीक है। आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। अब थोड़ी सी कोऑर्डिनेट इसमें और बात, इसकी और ज्योमेट्री की बात। अगर z, ये इंपॉर्टेंट राज की बातें हैं कुछ, अगर z कॉम्प्लेक्स नंबर z बार के बराबर आ गया तो उसमें हमेशा क्या करना, उसका मतलब ये अगर क्वेश्चन में आए, ठीक है, ये जेई, ये ऐसे क्वेश्चन जेई में बन जाते हैं कि स्टेटमेंट लिख दी, कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है आसान, बट उसमें इतनी सारी चीजें हैं, सिलेबस उसमें इतना सारा है कि उसमें आप क्वेश्चन भाई इतने, मतलब उसमें ऐसे ऐसे टर्म लिख देंगे और फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार ये क्या है। तो इसमें ना बहुत सारी छोटी छोटी चीजें जो आपको याद रखनी होंगी, जैसे ये z बार इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ जेड स्क्वायर है, ये हमने प्रॉपर्टी निकाल दी, समझ रहे हो कुछ। तो जब भी ये z इज इक्वल्स टू जेड बार बना होगा कभी, तो इसका मतलब समझना कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z ऑलवेज जीरो, और इसका मतलब क्या है, ये ऑलवेज लाई ऑन एक्स एक्सिस होगा, इसका मतलब ये है हमेशा, ठीक है, याद रखने वाली ये बातें, ठीक है। अब जैसे एक, जब भी z बराबर z बार और यहाँ माइनस लगाओ, एक सेकंड में अच्छे से बना लेता हूँ, z इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ z बार बनाओ, तो हमेशा इसका मतलब समझना, जब भी क्वेश्चन में ऐसा दिया हो तो रियल पार्ट ऑफ z ऑलवेज जीरो है, ठीक है, लाइज ऑन, इसका मतलब क्या है, रियल पार्ट जीरो है तो मतलब वो y एक्सिस पे होगा, आर्गेंट प्लेन, समझ में आया। तो मतलब ये क्या है, प्योरली, बताओ बताओ, प्योरली इमेजिनरी, लाइज ऑन वाई एक्सिस का मतलब प्योरली इमेजिनरी, और लाइज ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे होगी तो प्योरली रियल, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे इसको समझने के लिए कि ये जेड ऐसा क्यों बोल दिया मैंने, मान लो, अच्छा जेड को मान लो ए प्लस आयोटा भी, और जेड बार इसका कॉन्जुगेट होगा, तो ये आएगा ए माइनस आयोटा बी, और यहाँ माइनस लगा लो, अब वेरीफाई कर लो ना, तो ए प्लस आयोटा बी इज इक्वल्स टू माइनस ए, यहाँ प्लस आयोटा बी, प्लस आयोटा बी से प्लस आयोटा बी कैंसिल, तो टू ए इज इक्वल्स टू, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो टू ए इक्वल टू जीरो, ए इक्वल टू जीरो, ए क्या है हमारा, ए हमारा रियल पार्ट है, तो रियल पार्ट ऑफ जेड जीरो हो गया, रियल पार्ट ऑफ जेड जीरो होने का मतलब क्या है कि वो वाई एक्सिस पे है, यानी प्योरली इमेजिनरी है, समझ में आया। अब ऐसे ही पहला वाला भी देख लेना, ऐसी वैल्यू पुट करके, जब भी ऐसे समझ में ना आए ना तो एक बार जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई भी करके आप चेक कर सकते हैं। तो आपको ये तीन बातें अभी कॉन्जुगेट पे अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। और कॉन्जुगेट क्या था, कॉन्जुगेट ऑफ z इज द मिरर इमेज ऑफ z इन एक्स एक्सिस, हम कॉन्जुगेट कुछ नहीं है, बस वो एक मिरर इमेज है, अगर हम ज्योमेट्री में बात करें तो, ठीक है। क्या ये आपको बात समझ में आती है, आपको आ चुकी होगी ये बात समझ में, ठीक है। तो अब हम बात करने जा रहे हैं हमारे कुछ और कारनामों के बारे में, ठीक है। तो अब एक सेकंड रुक जाओ यार जरा, मैं इसमें लिख रहा हूँ, ठीक है, माइक में अपना बंद कर रहा हूँ। आर्ग्यूमेंट का मतलब, अच्छा आर्ग्यूमेंट क्या है, ये हमारी तीसरी इंपॉर्टेंट टर्म है, मैंने आपको तीन इंपॉर्टेंट टर्म्स लिखवाई थी, मतलब हेडिंग डलवाई थी, तीन इंपॉर्टेंट टर्म्स, जिसमें पहली इंपॉर्टेंट टर्म थी हमारी मॉड्यूलस,
दूसरी क्या थी हमारी, ये कॉन्जुगेट। तीसरी हमारी द इम्पोर्टेंट आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये क्या होता है सर? अच्छा, हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? अगर कोई नंबर z है, कॉम्प्लेक्स नंबर, तो उसका आर्ग्यूमेंट क्या होगा? आर्ग्यूमेंट ऑफ z से हम उसको डिनोट करेंगे। ठीक है, ऐसे हम इसको डिनोट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। आर्ग्यूमेंट कुछ नहीं है, आर्ग्यूमेंट, मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ इसकी, तो माइक बंद कर रहा हूँ। हाँ, तो मैंने अपना माइक खोल लिया है। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, मैंने इसकी डेफिनेशन लिख दिया। आर्ग्यूमेंट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इज z इज द एंगल, इट इज नथिंग बट द एंगल मेड बाय द लाइन जॉइनिंग आर्ग्यूमेंट एंड z फ्रॉम द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। ठीक है, सीधा सीधा मतलब बता देते हैं यार, कुछ नहीं है। आर्गेंट प्लेन बनाया, कॉम्प्लेक्स नंबर ये हमारा z है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से, ये जो हमारी एक्स एक्सिस है, यहाँ से पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो हमारा एंगल होगा वो थीटा हमारा आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड होगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है, और इस थीटा की एक रेंज होती है, थीटा की रेंज होगी हमारी, थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाए इंक्लूडेड प्लस पाए, -180 डिग्री से 180 डिग्री तक इसकी वैल्यू होती है। और इसको हम, ये इस रेंज को हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। मतलब एक थीटा की हमारी जो भी वैल्यू आएगी वो हमारी एम्पलीट्यूड होगा, और वो हमारी प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट होगा। एम्पलीट्यूड इज नथिंग, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ गई? अब जैसे हम बात करते हैं, अगर हम आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड की वैल्यू ले ले, एक 60 डिग्री एक ले ले, एक -300 डिग्री ले लें, हैं, एक 420 डिग्री ले लें, अगर आपके सामने हो तो आप कौन सी वैल्यू लेंगे? प्रिंसिपल वैल्यू अगर हमने बोली कि आर्ग्यूमेंट की प्रिंसिपल वैल्यू बोलिए, तो थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई से पाई, -180 से 180 डिग्री में आता है। तो यहाँ पे -180 से 180 डिग्री में कौन सी वैल्यू आती है सर? ये वाली आती है। तो इसका जो एम्पलीट्यूड होगा, एम्पलीट्यूड आप समझ रहे हो, एम्पलीट्यूड कुछ नहीं है, एक रेंज है आर्ग्यूमेंट की। ठीक है, तो वो आ जाएगी 60 डिग्री। ठीक है, तो क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? क्या ये बात एकदम अच्छे से समझ में आ रही है? ठीक है, और जनरल कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ। ठीक है, आर्ग्यूमेंट को लेके तुमसे थोड़ा आर्ग्यूमेंट करूंगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स।
ऑलवेज याद रखना, जनरल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट, अगर हम किसी जनरल वैल्यू बात करें आर्ग्यूमेंट की, तो वो हमेशा या तो एम्पलीट्यूड होगा, एम्पलीट्यूड क्या है, प्रिंसिपल वैल्यूज की, प्लस 2n पाई। एन क्या है यहाँ पे हमारा, एन हमारा होगा जेड, और जेड होता है हमारा इंटीजर्स। ठीक है, क्या ये बात आपको समझ में आई? आ गई होगी यार, आ गई समझ में? ठीक है, तो इन फ्यूचर अगर मैं बात करूंगा आर्ग्यूमेंट की, है तो लिख देता हूँ। जैसे क्वेश्चंस भी होंगे ना, जो भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे उसको, उसमें आपको जो आर्ग्यूमेंट की वैल्यू होगी वो आपको प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट वैल्यू लेनी होगी, यानी एम्पलीट्यूड लेना होगा, यानी उसकी जो रेंज है, जो एंगल आ रहा होगा आपको रेंज वाला ही एंगल लेना होगा, वरना आप नहीं ले सकते। ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट इन फ्यूचर हम इसको एम्पलीट्यूड से ही मानेंगे, मतलब प्रिंसिपल वैल्यू, यानी इसकी प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट वैल्यू। ठीक है, एक सेकेंड, मैं हाथ से लिखता रहा, दिक्कत ही है। थोड़े कोई नहीं, जिस दिन हम ये मेरे को गिफ्ट कर दोगे मैं पेन ले आऊंगा। पेन तो मैं भी ला सकता हूँ, बट वही है, फोन पे वो बनेगा नहीं ना। अच्छा, एक तीसरी इंपॉर्टेंट बात, इसमें तीसरी इंपॉर्टेंट बात, जब भी ये जेई वालों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि अगर क्वेश्चन में ऐसे कोई लिखा आ गया है तो आप ऐसे पैनिक नहीं करेंगे, आपको समझना क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन की जब लैंग्वेज आएगी। अगर कभी भी बोला कि आर्ग्यूमेंट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर जीरो के बराबर है, मतलब आर्ग्यूमेंट, अगर आर्ग्यूमेंट में कोई भी, जैसे +3 हो गई वैल्यू है, या +4 हो गई वैल्यू, +40 हो गई है, या +30 हो गई, 30 है, तो इसका आंसर ऑलवेज जीरो आएगा। ठीक है, आर्ग्यूमेंट अगर हम किसी भी नेगेटिव वैल्यू का बताएंगे, नेगेटिव रियल नंबर का, तो वो भी, वो क्या आएगा, पाए आएगा ऑलवेज 180 डिग्री। अगर हम किसी भी नेगेटिव रियल नंबर का आर्ग्यूमेंट निकालते हैं, जैसे -20, -30, -40 है, आर्ग्यूमेंट के अंदर डाला, तो हमारा ऑलवेज आंसर पाए आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में अगर ने दिया हो ना कि आर्ग्यूमेंट ऑफ -60, तो उसका आंसर समझ जाना कि पाए लिखा है आर्ग्यूमेंट, इसका जो एंगल है, जो एक्स एक्सेस के साथ, जो हमारी पॉजिटिव एक्स एक्सेस के साथ 180 डिग्री एंगल बना रहा है, ये समझना। ठीक है, अगर अगर कभी भी ये दे दिया जाए, क्योंकि यार अब ये बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, ये मैं अभी करवा देता हूँ बस। ठीक है, बाकी आपका मेन काम हो गया। आर्ग्यूमेंट, अच्छा आर्ग्यूमेंट अगर कभी भी पॉजिटिव रियल नंबर और साथ में आयोटा लिखा हो, मतलब मल्टीप्लाई में आयोटा, जैसे टू, आर्ग्यूमेंट ऑफ 2 आयोटा लिखा है क्वेश्चन में, या 3 आयोटा लिखा है, तो आंसर ऑलवेज, ये याद करने वाली चीज है, इसके इससे आप बच नहीं सकते, इसका आंसर π/2 आएगा ऑलवेज। ठीक है, आर्ग्यूमेंट ऑफ कभी भी आयोटा में अगर नेगेटिव रियल नंबर हो, माइनस रियल नंबर हो, जैसे -3 आयोटा, -4 आयोटा आर्ग्यूमेंट के अंदर, तो उसका आंसर आएगा -π/2, उसका एंगल होगा। ठीक है, अच्छा, और आर्ग्यूमेंट ऑफ जीरो, यानी अगर कोई जीरो दे रखा है, जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, z = 0 + 0 आइटा, वो ऑलवेज याद रखना नॉट डिफाइंड होगा, ऐसा कोई एंगल नहीं है आर्ग्यूमेंट में हमारे पास। ठीक है, क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, आई होप आप सभी को ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो मैं इसमें ना कॉम्प्लेक्स नंबर में आर्ग्यूमेंट एम्पलीट्यूड में थोड़ी ये लेक्चर के बाद मैं थोड़ी और बातें करूंगा। ठीक है, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। मैं अभी आर्ग्यूमेंट का बेसिक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ आपको कि आर्ग्यूमेंट क्या है, बाकी इसमें एक एंगल और मैं बात कर रहा हूँ, ये प्रॉपर्टीज हो गई इसकी। अब जैसे एक ये जो आर थीटा फॉर्मूला होता है, ये आपके इसमें एनसीईआरटी में है कि आर्गुमेंट की वैल्यू कैसे निकालती है, तो मैं वो सिखा देता हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आ जाता है। ठीक है, तो मान लो जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है,
z इज इक्वल्स टू ए प्लस आयोटा बी। ठीक है, z इज इक्वल्स टू ए प्लस आयोटा बी। तो एक थीटा एक एंगल होता है, ठीक है, प्रोसीजर जानते रहना। tan इनवर्स इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ b बाय a। ठीक है, b हमारा ये इमेजिनरी पार्ट में और a हमारा ये रियल पार्ट में। एग्जाम अच्छा, अम, इस थीटा के बारे में मैं इसकी सारी इस थीटा, ये थीटा है क्या, ये थीटा कुछ नहीं, एंगल है, और इसका यूज हम जानेंगे। ठीक है, तो मॉड ऑफ बी बाई ए, इससे हम अगर एक बात याद रखना, अगर z पहले क्वाड्रेंट में है, पहले क्वाड्रेंट मतलब 2 + 3 आयोटा, कि मतलब ए भी बी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा हो और बी भी थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा हो, 2, 3 फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो आर्ग्यूमेंट की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, आर्ग्यूमेंट की वैल्यू क्या होगी, ये जो आंसर जो थीटा निकाला ना, यही हमारा आर्ग्यूमेंट होगा। ठीक है, फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल्स टू थीटा। ठीक है, ये आप नोट कर लो अच्छे से। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई होगी। ठीक है, तो मैं इसको सेव कर रहा हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। z इज इक्वल्स टू ए प्लस आयोटा बी। ये अच्छा, मैं वापस सेकेंड पार्ट इसका, अगर कोई एंगल हमारा जो मतलब जो z है, जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर z सेकेंड बात इसकी फर्स्ट सेकेंड क्वाड्रेंट में हो, इस बार हमारे सेकेंड क्वाड्रेंट में हो, जैसे सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है आपका, जैसे -1 + √3 आयोटा, देखो ना, ये -1 यहाँ आ गया, -1, √3, अगर ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में यही होता है ना कि आपका एक्स एक्स जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो हमारा माइनस में होता है और वाई वाला पॉजिटिव में होता है, ऐसे फॉर्म में दे दिया है, साइन की चेंजेस में बता रहा हूँ। तो जो आपका जो थीटा है ना, tan इनवर्स मॉड b बाय ए, ये आपको याद रखना है। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z होगा हमारा ऑलवेज पाए माइनस थीटा। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, अगर तीसरा लिखा हो कि z बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट, z अगर हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में है वो, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z की वैल्यू आएगी थीटा माइनस पाए। ठीक है, इसका प्रूफ नहीं है। z जैसे z मान लो -1, -3 आयोटा में दे रखा हो, कि थर्ड क्वाड्रेंट में सारी वैल्यू नेगेटिव में होती है ना दोनों, तो ये मान लो -1 -√3 हो। ठीक है, तो अगर इसमें हमें आर्ग्यूमेंट की बात करें तो वो आएगा थीटा माइनस पाई। थीटा क्या है आपका, जो आपने tan इनवर्स मॉड b बाई ए करा है, और उसको कुछ नहीं करना, उसमें से 180 डिग्री घटा देना, तो आपका वो आर्ग्यूमेंट ऑफ z आ जाएगा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट इसी में, अगर z हमारा चौथे क्वाड्रेंट में हो, z हमारा चौथे क्वाड्रेंट में हो, जैसे यहाँ पे क्या होती है, यहाँ वैल्यू, यहाँ भी वैल्यू पॉजिटिव होती है और वाई एक्सिस की नेगेटिव होती है, जैसे 2 - √3 आयोटा, ये क्या है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। ठीक है, तो ऐसी वैल्यू का आंसर क्या आएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या आएगा इसका, आर्ग्यूमेंट ऑफ z आएगा माइनस का थीटा। ये चारों चीजें आपको इसमें आर्ग्यूमेंट में याद रखनी ही रखनी है, खासकर स्कूल वाले लौंडो, इसको याद रखना है ना, मतलब बहनों वो भी याद रखना, कि भाई ये याद नहीं रखा तो स्कूल में सवाल आ जाएगा तो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसको आप तभी आप जब आप पोलर फॉर्म करोगे, पोलर फॉर्म भी मैं बता ही रहा हूँ, इसी की बात बता रहा हूँ, आर्ग्यूमेंट के बिना आप नहीं कर सकते। ठीक है, सीधी सीधी बात है, बेसिक सी बात कर दी मैंने। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, मैं एक क्वेश्चन ऐसे उठा रहा हूँ कि मान लो z अगर -1 -√3 आयोटा दे रखा हो, पहली बात तो इसका क्वाड्रेंट चेक करो, क्वाड्रेंट क्या है सर, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में याद है ना, माइनस माइनस में होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में है। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो फॉर्मूला पहले तो थीटा निकाल लेते हैं हम, ऑलवेज निकालना थीटा इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ b बाय ए। तो थीटा क्या आएगा,
थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स मॉड बी। बी क्या है हमारा? -√3 अपॉन में ए क्या है? -1। तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो tan इनवर्स √3 की वैल्यू क्या होती है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा, ठीक है। तो क्या आएगा आपका? tan इनवर्स √3 क्या होती है? 60 डिग्री वैल्यू। हाँ जी, 60 डिग्री पे तो आता है आपका। अब तो अब इसमें आर्ग्यूमेंट क्या होगा? आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या होगा? थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है थीटा माइनस पाई, यानी 60 डिग्री -180 डिग्री। तो आर्ग्यूमेंट हमारा क्या आएगा? माइनस का 120 डिग्री, यानी -2π/3। ठीक है, ये आप क्या, ये बात आप मेरी बात समझ पाए हो? ठीक है, बस यही करना है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। मैं इसको फॉर्मूले को याद करने का एक तरीका और बता देता हूँ। पहले क्वाड्रेंट में हमने आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड की वैल्यू थीटा देखी थी, सेकेंड क्वाड्रेंट में हमने पाई माइनस थीटा देखी थी। अगर आप ये सिर्फ ऊपर ऊपर की याद कर लो, फर्स्ट और सेकंड की, थर्ड और फोर्थ की अपने आप याद हो जाएगी। क्यों? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। देखो, थीटा के नीचे वाली क्या होगी? उसकी इमेज होगी, मतलब ये साइन चेंज हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस थीटा। ये पाई माइनस थीटा है, ये एक्स एक्सेस के नीचे इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो थीटा माइनस पाई। मतलब साइन चेंज कर देना है बस आपको। तो थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा माइनस पाई, तो आपको सिर्फ फर्स्ट और सेकंड का आपको क्वाड्रेंट का फॉर्मूला याद रखना है। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल्स टू थीटा, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड थीटा माइनस पाई, मतलब पाई माइनस थीटा, सॉरी, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए। क्या ये बात आपको याद होती है? आपके यहाँ तो आपके नंबर कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब मैं जरा बात कर रहा हूँ, अब प्रॉपर्टीज, इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बात कर लूंगा। अब मैं जरा एनसीईआरटी स्कूल वाले बच्चों का, भाई पहले और दूसरे लेक्चर में मैंने क्या कहा है कि पहले लेक्चर में और दूसरे लेक्चर से स्कूल वाले बच्चों का काम निपट जाएगा। जो बोर्ड, जो भी आपका बोर्ड है, ठीक है, आपका सारा हो जाएगा। अब मैं जरा बात कर रहा हूँ इसमें बचा क्या है आपकी पूरी एनसीईआरटी में, जो मैं स्कूल वाले बच्चों से बात कर रहा हूँ। आपका बचा है पोलर फॉर्म। व्हाट इज पोलर फॉर्म? पोलर फॉर्म एक, जैसे z इज इक्वल्स टू कॉम्प्लेक्स, मैं यहाँ हेडिंग डाल देता हूँ, क्योंकि अब मैं आप इसके सारे सीबीएसई के आपको, वो जो सीबीएसई नहीं, जो एनसीईआरटी के आपके क्वेश्चंस हैं, वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, इम्पोर्टेंट वाले। जो कि हाँ यार, मैं मानता हूँ कि इस वाले में आपको दिक्कत हो सकती है, वो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। बाकी कोई डाउट आएगा मैं वीडियो डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो दिन नहीं आएगा, ये चैप्टर पूरा फिनिश हो जाएगा। पोलर फॉर्म क्या होती है? जैसे z इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं ना a प्लस आयोटा b। इस बार a की जगह मैं x y कर रहा हूँ, मैंने बहुत a b कर लिया। z मान लो कोई x प्लस आयोटा y, क्योंकि एनसीईआरटी में ऐसे ही लिखा है, x प्लस आयोटा y की फॉर्म में लिखा है कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, तो हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, सर r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो बच्चों यहाँ थीटा क्या है? वही जो आपने वहां सीखा था। थीटा आपका है आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, जो हमने अभी अभी सीखा। और आर क्या है सर? थीटा हमारा आर्ग्यूमेंट है, और आर हमारा क्या है? मॉड्यूलस, जो कि √a² + b। और यहाँ पे अगर यहाँ पे x प्लस आयोटा वाई दे रखा ना, तो मॉड्यूलस ऑफ जेड, तो मतलब ये होगा √x² + y²। ए और बी की जगह x और y कर दिया। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? मैं इसमें एक क्वेश्चन करा देता हूँ, एक क्वेश्चन करा देता हूँ। आपका एग्जाम्पल ले लेता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 16, यार जरा ध्यान से देख लो यार। एग्जाम्पल नंबर 16 है आपका, एनसीईआरटी का बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है यार, करके जाना, ठीक है। पोलर फॉर्म में आ जाएगा। भाई मैं जो भी क्वेश्चन कराऊंगा ना, उनमें से एक ना एक तो या दो ना दोनों पक्के आएंगे, जो भी वेटेज रहेगा आपके जो भी स्कूल सिलेबस में, एक ना एक क्वेश्चन पक्का आएगा यार, ठीक है, जो इस लेक्चर में करा रहा हूँ मैं। तो क्वेश्चन दे रखा है, एग्जाम्पल 16 है, पेज नंबर भी बता देता हूँ, 111, ठीक है। तो आयोटा -1 अपॉन में cos π/3 प्लस आयोटा sin π/3 दे रखा है।
वैसे इसको हमें पोलर फॉर्म में करना है। क्या करना है सर, हमें इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये जो हमारा z है इसको हमें से उस फॉर्म में करना है, आर कॉस थीटा आर साइन थीटा वाली फॉर्म में करना है। ठीक है, तो हम इस वैल्यू को जरा, वैसे मैंने क्वेश्चन थोड़ा टफ ले लिया वैसे। आयोटा -1 अपॉन में कॉस π/3 की वैल्यू क्या है, 1/2 प्लस आयोटा साइन π/3 की वैल्यू है √3/2 आयोटा। इसको हम जरा सॉल्व करेंगे। ये 2 ऊपर ले लो तो 2 आयोटा -1 अपॉन में 1 प्लस √3 आयोटा, है ना। अब इसको रेशनलाइज कर दो। यार ये सब बेसिक चीजें तो तुम्हें ही करनी है। अब इसमें रेशनलाइज कर दो। 1 प्लस, मैंने बताया था ना आयोटा डिनोमिनेटर में रूट में नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने उसको रेशनलाइज कर दिया। रेशनलाइज करने के बाद मैं सीधा वैल्यू लिख रहा हूँ, जो कि अब आपको सॉल्व करनी है। अगर आप को एक बार देखना है तो आप एनसीईआरटी से देख सकते हैं। एनसीईआरटी सॉल्यूशन 16 एग्जांपल है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, करके ही जाना, रट जाना भाई। रटने को तो मैं नहीं कहूंगा, बट हाँ ये क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना। तो ये फॉर्म में आ गया √3 - 1 अपॉन में 2 प्लस √3 प्लस 1/2 आयोटा। ठीक है, क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? आ गई होगी यार। तो एक बात बताओ, पोलर फॉर्म क्या थी, आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। आर को जरा मल्टीप्लाई कर लो तो आर इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, है ना। है ना मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों। तो एक बात बताओ, ये z क्या दे रखा हमारा, √3 - 1/2 प्लस √3 प्लस 1/2 आयोटा, है ना। तो कंपेयर कर लो, आर कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ, √3 - 1/2, और आर साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, √3 प्लस 1/2। समझी ना बट, क्या ये बात समझ में आती है? अब एक काम करो, ये दोनों इक्वेशंस को, जब भी एक बात याद रखना है, ये पैरामीट जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बात करते हैं ना, जब कॉस और साइन में ऐसे दे रखा हो और हमें एंगल रिमूव करना हो, तो हम क्या करते हैं, हम स्क्वायर और ऐड कर देते हैं, स्क्वायर एंड ऐड। तो ये हो जाएगा आर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये लेफ्ट हैंड साइड थी, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, प्लस अब इन दोनों का स्क्वायर और ऐड कर दो, √3 - 1/2 का होल स्क्वायर, प्लस ये कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है भाई, आ सकता है 4-6 नंबर का, जो भी आपका पैटर्न है, ठीक है, उस बेस पे आ सकता है। यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन ले लो, तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये मार्केट में आजकल 1 चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो भी है सॉल्व करोगे, एलसीएम ले लाके, आपका ये बन जाएगा कि 2 3 + 1/4। एलसीएम भी ले लिया हमने साथ में, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये पूरी वैल्यू का आंसर क्या आ रहा है, क्या आ रहा है भाई, क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो आर की वैल्यू क्या आ रही है, √2 आ रही है, ठीक है। आर की वैल्यू, अच्छा नेगेटिव नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि सर आर क्या है हमारा, मॉड्यूलस, मॉड्यूलस हमारी डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्या नेगेटिव हो सकती है, बिल्कुल नहीं हो सकती, ठीक है। तो आर हमारा √2 आ गया। अच्छा अब थीटा की बात करें, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ रही थी हमारी, अच्छा आर रू आर कॉस थीटा यानी √2 कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, क्या वैल्यू थी हमारी, √3 - 1/2, और √2 साइन थीटा यानी √r साइन थीटा, जो कि मैंने सीधा √2 लिख दिया है, उसकी वैल्यू क्या थी, √3 + 1/2 √2, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, ठीक है। तो एक सेकंड, साइन थीटा की वैल्यू मैं डायरेक्ट इधर लिख देता हूँ, सॉरी ये 2 √2 नहीं है, यहाँ पे पहले √2 है, एक सेकंड, यहाँ पे 2 था, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने गलत लिखा, हाँ यहाँ पे 2 है, यहाँ पे सही है,
ठीक है। यहाँ पे ये √2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, √3 + 1/2 √2। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होता है, ये जो पूरी वैल्यू है इसको आपको ट्रिग्नोमेट्री में याद करवाया जाता है 11th में। थीटा इसका जो आंसर आता है वो हमारा आंसर आता है, क्या आता है, 5π/12। ठीक है, पूरी वैल्यू है। वरना आप ये भी कर सकते हो कि ये जो साइन थीटा है कॉस थीटा है, इन दोनों को डिवाइड कर सकते हो, tan थीटा बन जाएगा, तो बन जाएगी वैल्यू √3 + 1 अपॉन में √3 - 1, ये समथिंग वैल्यू बन जाएगी। उसका भी आंसर 5π/12 होता है थीटा में। आपको ऐसे याद रखना, वरना मैंने तो साइन थीटा ऐसे याद किया था। तो इसकी पोलर फॉर्म क्या हो गई, r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, है ना। r क्या है, √2, और cos क्या है हमारा, cos π/5π/12 प्लस आयोटा साइन 5/12। ठीक है, क्या ये बात समझ में आती है। ठीक है, बाकी आर निकालने का ये जो तरीका है भाई, देखो ये तो एनसीआर, ये एग्जांपल 16 में बस एक यही क्वेश्चन है जिसमें ऐसे किया है, बाकी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है। बाकी सब में क्या है कि z = 2 + 3 आयोटा ऐसे नॉर्मल फॉर्म में दे रखा है, आर निकालना आपको। फिर इसमें कॉस थीटा कैसे निकालोगे सर, कॉस थीटा कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, tan थीटा निकाल लोगे, तो उससे tan इनवर्स मॉड b/a है, तो उससे कॉस tan थीटा की वैल्यू आ गई, तो उससे आप कॉस और साइन की भी वैल्यू भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो आप उससे पोलर फॉर्म में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो पोलर फॉर्म बस ये हो गई। ठीक है, इसमें हमारा और कुछ नहीं है। मैं एक बार एनसीईआरटी चेक कर लेता हूँ। मैंने सारी चीजें कवर अप कर चुका हूँ मैं इसमें, सारी की सारी चीजें। आपको अब कुछ नहीं रह गया, आपको बस होमवर्क करना है, और जो क्वेश्चन में डाउट है भाई वो कर लेना। ठीक है, मैं एनसीईआरटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल 16 मैंने करा दिया, और एग्जांपल 15 भी मैंने करा दिया जेईई मेंस 2019 का। ठीक है, तो बात करते हैं, मैं जो इम्पोर्टेंट सवाल लूंगा, पहला इंपॉर्टेंट सवाल देखो, मिसलीनियस एक्सरसाइज में जाओ, क्वेश्चन नंबर 4 होगा, x - आयोटा y, x - आयोटा y इज इक्वल्स टू, दो क्वेश्चन तो आते ही आते हैं बड़े बड़े, एक 3 नंबर का आ जाता है, एक 4 नंबर का आ जाता है, c - आयोटा d। ठीक है, क्या ये क्वेश्चन दे रखा है, अब प्रूफ करने का, हमारा कुछ प्रूफ करना है इसमें। आप क्वेश्चन देख लो एनसीईआरटी में, x² + y² इज इक्वल्स टू a² + b² प्लस अपॉन c² + d² है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन जो भी होंगे एनसीईआरटी में, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हमें क्या करना है, टेकिंग conjugate on both sides, on both sides। अच्छा, both sides, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, x - आयोटा y का कॉन्जुगेट क्या होगा, सर साइन चेंज कर दो, x + आयोटा y, है ना, अंडर रूट में। अब यहाँ अंडर रूट का कॉन्जुगेट तो नहीं होता ऐसा कुछ, हम a - b आयोटा और c - d आयोटा दोनों में कॉन्जुगेट हो जाएगा। ठीक है, जब हम कॉन्जुगेट लेते हैं तो सब में हर एक वैल्यू में कॉन्जुगेट होता है, तो a - आयोटा b का क्या कॉन्जुगेट होगा, a + आयोटा b सर। c - आयोटा d का कॉन्जुगेट क्या होगा, c + आयोटा d सर। ये हमारी हो गई सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब मैंने सोचा कैसे, देखो लेफ्ट हैंड साइड में दोनों इक्वेशन में देखो, x - आयोटा y है और एक x + आयोटा y है, और हमें प्रूव करना है x² + y²। ठीक है, तो हम ऐसी इक्वेशन में हम x² + y² कब बना सकते हैं, जब दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। तो एक बार 1 × 2 करके देख लो यार। ठीक है, तो x - आयोटा y, x + आयोटा y, और ये अंडर रूट में एक बार a - आयोटा b और a + आयोटा b मल्टीप्लाई हो रहा है ना, दोनों हर साइड हो जाएंगे, दोनों साइड को हमने मल्टीप्लाई किया, c - आयोटा d, c + आयोटा d। तो इसका तो मैंने डायरेक्ट जवाब बता रखा है, x² + y²। अंडर रूट में इसका क्या आंसर आएगा सर, a² + b², a - b a आयोटा b प्लस, यहाँ पे ऐसी c² + d²। अब यहाँ पे क्वेश्चन ने हमें बोला है x² + y² का होल स्क्वायर हमें निकालना है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो
हमारा आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, आ गया हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये हमें प्रूफ करना था क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी ऐसे ही हो गया मिसलिनियस का। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन है, एग्जाम्पल भी दे रखा है ऐसी एक। वो एग्जाम्पल नंबर 14 है आपका एनसीईआरटी का, बहुत इंपॉर्टेंट है, आ जाएगा भाई। 11वां ऐसे मिसलिनियस का एग्जाम्पल नंबर 11वां भी ट्राई करना, सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, सेम मेथड है घिसा बेटा। कॉन्जुगेट लेना है, दो इक्वेशन बन जाएंगी, उन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो और आंसर पाओ, ठीक है, कुछ नहीं करना। मेरा भी गलत हो गया। अब मैं बात कर रहा हूँ एग्जाम्पल नंबर 16 से 16 की बात कर रहा हूँ। एग्जाम्पल नहीं है, क्वेश्चन है मिसलिनियस का। ये क्वेश्चन तो भाई स्कूल वालों का पर्सनल फेवरेट है, मेरे स्कूल वाले मेरे भाइयों बहनों, ये पर्सनल फेवरेट क्वेश्चन है उनका। ये हर बार आता है। मैं अपना भी पेपर में बता रहा हूँ, मेरे पेपर में भी उठ के आ गया था, मेरे दोस्त के पेपर में भी उठ के आया था ये, जब मैं 11th में था, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल, ये आपके प्री बोर्ड में भी ये क्वेश्चन आया होगा, कोई उसमें वो बात नहीं है, इसमें ये आता है, ये हर बार आता है। तो आपके बोर्ड में हर बार आएगा ये क्वेश्चन, चाहे कुछ भी कर लो, चाहे वो सीबीएसई हो, आईसीएसई, आईसीएसई कोई सा भी हो, चाहे वो महाराष्ट्र बोर्ड ही क्यों ना हो, सब में सेम आता है, ये क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है ये, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है सर, और अच्छा हमें ये वैल्यू गिवन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में, और हमें प्रूव ये करना है कि u बाय एक्स और v बाय वाई 4x² माइनस वाई स्क्वायर के बराबर है। आप इस क्वेश्चन को सोचो, जब तक मैं जरा 2 मिनट आया वॉशरूम होके आया, ठीक है, तब तक आप इस क्वेश्चन के बारे में सोचो कि क्या कर सकते हैं, ठीक है। मैं वॉशरूम होके आया, माइक बंद कर रहा हूँ मैं। हेलो हेलो हेलो, क्या आपने क्वेश्चन ट्राई किया? मैं वापस आ चुका हूँ, ठीक है। क्या क्वेश्चन आपने ट्राई किया, किया होगा सर? ये गिवन है ये हमारा क्वेश्चन में। तो मैं स्लाइड ऑफ कर रहा हूँ, मैं नेक्स्ट स्लाइड बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। चलो नई स्लाइड शुरू हो गई है, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनो। एक सेकंड, इसमें म्यूट ऑल का ऑप्शन कहाँ से आ गया ये? अनम्यूट का भी चलो कोई नहीं, ठीक है। ये पता नहीं क्या बोल रहा मेरे को ये म्यूट अनम्यूट का। आपको a प्लस बी का होल क्यूब पता है? बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab² प्लस 3a²b। कुछ लोग इसको पहले लिख लेते हैं, कुछ लोग आगे लिख लेते हैं, ठीक है। ये आइडेंटिटी होती है। तो कुछ नहीं है, हम ये जो एक्स, ये जो हमें इक्वेशन गिवन है,
एक्स प्लस, अच्छा हम यहाँ पे इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, ये बहुत बेहतरीन सवाल है जो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट बराबर, इमेजिनरी पार्ट बराबर, ये यूज है इसमें। तो इसमें हम ये फॉर्मूला पहले पुट करते हैं, ठीक है। तो चलो, एक्स क्यूब प्लस आयोटा क्यूब वाई क्यूब प्लस थ्री प्लस थ्री एक्स आयोटा वाई का होल स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर इंटू आयोटा वाई, ठीक है। क्या ये बात समझ में आ गई? तो ये एक्चुअल में ये किसके बराबर है? या मैं अभी हाथ दो, क्या ये स्क्रीन ऐसी सी क्यों है? ठीक है, अच्छा ये एक बात बताओ, आयोटा क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूँ? सर आयोटा क्यूब को ब्रेक करना सिखाया था, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1। तो एक्चुअल, सॉरी मेरा कॉल आ गया एक। सॉरी यार, मैं कहाँ पे था? आयोटा क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं? आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा है, तो आयोटा स्क्वायर को -1 कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा माइनस आयोटा वाई। आयोटा क्यूब को मैंने माइनस आयोटा लिख दिया, क्यों? क्योंकि यार पिछले लेक्चर में बताया था मैंने, ठीक है। अच्छा हाँ, ऐसे ही लेक्चर में मत घुसना मेरे भाई, ठीक है, ये भी बहुत हानिकारक होता है। प्लस थ्री एक्स स्क्वायर वाई आयोटा -3xy स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू यू प्लस आयोटा वी दे रखा है क्वेश्चन में हमें। अब एक बात बताओ, ये रियल पार्ट अरेंज कर लो, तो ये आ जाएगा हमारा एक्स क्यूब -3xy स्क्वायर प्लस, यहाँ आयोटा कॉमन ले लो, इन दोनों में 3xy वाली टर्म में आयोटा कॉमन ले लो, तो ये आ जाएगा हमारा 3x² y - y का होल क्यूब, ठीक है, इक्वल टू यू प्लस आयोटा। यार इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने सिखाया था, यू किसके बराबर हो जाएगा? रियल पार्ट के, यानी x³ -3xy स्क्वायर। v किसके बराबर हो जाएगा सर? हो जाएगा हमारे 3x² y -y³, यही दे रखा ना, हाँ ठीक है। u इसके बराबर, v इसके बराबर, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर लगाई हमने। अच्छा अब क्वेश्चन में क्या कहा हमें प्रूफ करने को? हम LHS ले लेते हैं, u/x अब v/y, ठीक है। तो एक सेकेंड सॉरी, हमें वो 4x² -y² समथिंग वैल्यू पुट करनी है। तो u की वैल्यू क्या आई थी हमारी? u की वैल्यू क्या आई थी? x³ -3xy² अपॉन में x प्लस v/y, v की वैल्यू क्या है? 3x² y अपॉन में y। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दो, x² -3y², यहाँ पे क्या आ जाएगा? +3x² और -y²। तो ये पूरा आंसर क्या आ जाएगा? u/x प्लस v/y का आ जाएगा 4x² -4y²। तो u/x प्लस v/y, यहाँ 4 कॉमन ले लो, x² -y²। तो ये हमारा कॉमन लेके आ गया। तो यही है चीज हमें प्रूफ करनी थी। आप क्वेश्चन पूरा देख सकते हैं, रिपीट करना है, एक बार रिपीट करके लेक्चर आपके पास है, फैसिलिटी है, ठीक है। तो यही है वैल्यू हमें प्रूफ करनी थी, और ये क्वेश्चन भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, करके जाना, ठीक है। एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन नंबर 19 जरा डिस्कस करें हम। क्वेश्चन नंबर 19, ये क्वेश्चन देख के बच्चे, मैंने क्वेश्चन नंबर क्या गया था, मैंने क्वेश्चन नंबर 4 करवाया था ना आपको, x माइनस वो जिसमें रूट में थी वैल्यू है, उसी का थोड़ा सा अच्छा वर्जन, बस ये इसमें इस बार ज्यादा टर्म्स दे रखी हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, ए एक सेकेंड, ए प्लस आयोटा बी, एक सेकंड मैं लिख नहीं पा रहा यार, क्या हो रहा है ये?
ए प्लस आयोटा बी इंटू सी प्लस आयोटा डी प्लस ई प्लस आयोटा एफ प्लस जी प्लस आयोटा एच इज इक्वल्स टू ए प्लस आयोटा बी हमें गिवन है। ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, इस क्वेश्चन के आने के भी चांसेस बहुत है, 3 नंबर में आ जाएगा या 2 नंबर में आ जाएगा अगर पेपर टफ बना तो। ठीक है, पर इजी क्वेश्चन है यार, ये हमें प्रूफ करनी है और ये वैल्यू हमें गिवन है। अगेन वही, या स्क्वायर में दे रखी है, हिंट क्या है, कॉन्जुगेट करो सर, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड्स। एक सेकंड, इक्वेशन ये है ना हमारी, इसमें कॉन्जुगेट ले लो चारों तरफ, हर हर एक टर्म में ले लो। तो क्वेश्चन आपने लिख लिया होगा तो चेक कर लो, एक ए माइनस आयोटा भी आ जाएगी, एक सी प्लस डी आयोटा जी, तो सी प्लस डी आयोटा डी की वैल्यू क्या होगी, सी माइनस आयोटा डी, कॉन्जुगेट लिया हमने। ठीक है, ई प्लस ई माइनस आयोटा एफ, एक जी माइनस आयोटा एच, और इक्वल टू क्या था, ए प्लस आयोटा बी, तो उसका कॉन्जुगेट आ जाएगा ए माइनस आयोटा बी। ये हमारी दूसरी इक्वेशन और ये हमारी पहली इक्वेशन गिवन, 1 इंटू 2 कर दो, 1 इंटू 2 कर दो, तो ये आ जाएगा, एक देखो ए माइनस आयोटा बी, यहाँ ए प्लस आयोटा बी, मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसी वो एक सी प्लस आयोटा डी, एक सी माइनस आयोटा डी, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, एक ई प्लस आयोटा एफ, एक ई माइनस आयोटा एफ, ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, एक जी माइनस आयोटा एक जी प्लस आयोटा एच, ये आ जाएगा जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इक्वल टू एक ए प्लस आयोटा बी, एक ए माइनस आयोटा बी, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही चीज हमें प्रूफ करनी थी, हेंस प्रूफ। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? आ गई होगी मेरे यार, मेरे भाई, समझ में आ गई। अब एक क्वेश्चन नंबर 20 भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, 1 प्लस आयोटा अपॉन में 1 माइनस आयोटा की पावर m 1 के बराबर, वैसे तो इजी क्वेश्चन है यार, पर मैं तब भी एक बार डिस्कस कर लेता हूँ कि कोई डाउट में पूछे तो यार, इससे बढ़िया मैं ही बता देता हूँ। इसमें हमें m की लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू बोली गई है, m इज इक्वल्स टू लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू, जो सबसे कम वैल्यू होगी इंटीजर की वो इसकी आंसर होगा, m वो होगा। तो 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा, भाई 1 माइनस आयोटा डिनोमिनेटर में है, क्या करेंगे सर, रेशनलाइज कर देंगे, तो हम इसको रेशनलाइज कर देते हैं, ये ऊपर 1 प्लस आयोटा से, ऊपर भी 1 प्लस आयोटा से, की पावर m था ये, इक्वल टू 1 दे रखा है, 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, आइडेंटिटी लगा देते हैं, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, आयोटा का स्क्वायर -1 आ जाएगा, 1 - 1 प्लस 2ab, 2ab, 2 1 है, एक सेकेंड, 2a 1 है और b आयोटा है, तो 2 आयोटा अपॉन में यहाँ a माइनस बी आयोटा और a प्लस बी आयोटा की इक्वेशन लग रही है, तो 1 स्क्वायर एक आ जाएगा प्लस आयोटा का, एक सेकंड में कुछ गलती कर रहा हूँ क्या, एक सेकंड, हाँ हाँ, ये आ जाएगा ना हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस, एक सेकंड मैं शायद कुछ गलती कर रहा हूँ क्या, नहीं नहीं, 1 - आयोटा 1 प्लस आयोटा, मल्टीप्लाई करके देख लो ना यार, अरे क्या कंफ्यूज याद आते हैं। तो यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो 1 - 1 + 1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 आंसर आ जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 2 की पावर m 1,
-1 से -1 कैंसिल, 2 आयोटा बाई 2 की पावर m इक्वल टू 1। तो आयोटा की पावर m 1 के बराबर आ गया है। अब यार मैंने अब तुम्हें अब 1m क्या है हमारा लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू। एक बात बताओ, आयोटा की वैल्यू आयोटा रूट ऑफ -1 होती है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 है, आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है माइनस आयोटा है, आयोटा की पावर 4 की वैल्यू क्या होती है सर, आयोटा की पावर 4 सर वो तो 1 होती है, 4n की फॉर्म में है ना, तो सबसे लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू क्या हुई 1 ही हुई, तो आयोट 1 को लिख सकते हैं हम आयोटा की पावर 4। तो दोनों अगर बेस ये बेस सेम है तो पावर भी सेम होगी, है ना, ये भी आयोटा की पावर 4 है, तो m इक्वल टू 4 आंसर। ये क्वेश्चन भी आ जाता है। अब मैं एक लास्ट क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ आज के लेक्चर का, जो कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कुछ स्कूल पूछ लेते हैं कुछ स्कूल नहीं पूछते, बट ये इंपॉर्टेंट है और एक अच्छा सवाल है। उसके लिए मैं पहले आपको एक प्रॉपर्टी याद करवाना चाहता हूँ, जो मैंने एक प्रॉपर्टी लिखवाई थी ना, z इंटू जेड बार का होल स्क्वायर। ये याद रखना भाई, क्योंकि इसमें कॉन्जुगेट और मॉड्यूलस दोनों के कॉन्सेप्ट लग रहे हैं। अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 17 मिसलीनियस का ही है आपका, ठीक है, मैंने डिस्कस कर, अच्छा इन 18th क्वेश्चन भी वैसा ही है। 18th क्वेश्चन में क्या है 1 माइनस आयोटा और यहाँ पे मॉड लगा रखा है, मॉड की वैल्यू पुट कर दे, मॉड का मतलब क्या होता है r इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना। तो 1 माइनस आयोटा में वैल्यू पुट कर देना, मॉड्यूलस का मतलब क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा √2। तो आर के ये मॉड्यूलस का मतलब लिखा है कि √2 की पावर x, ठीक है, ऐसे करना है। और उसमें √2 की पावर x इक्वल टू कुछ समथिंग वैल्यू दे रखी है, 2 की पावर x दे रखी है, तो x की वैल्यू 0 आ जाएगी, वो आप कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है। बात करते हैं, हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का इम्पोर्टेंट बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ अल्फा एंड बीटा। मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, अल्फा एंड बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स, अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर लिखे हुए हैं, जिस मॉड्यूलस ऑफ बीटा जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, जो भी हमारा वो कॉम्प्लेक्स नंबर वो हमारा है 1 के बराबर दे रखा है, और हमें फाइंड क्या करना है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, फाइंड बीटा माइनस अल्फा अपॉन में 1 माइनस अल्फा का बार अपॉन में बीटा। क्वेश्चन है ना धुआंधार, हाँ जी बिल्कुल है, ठीक है। तो हम क्वेश्चन को, अब आप सोचो क्या कर सकते हैं हम इस क्वेश्चन में, कुछ तो कर सकते होंगे, सोचो सोचो। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट लिखाया था z इंटू जेड बार इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ z का होल स्क्वायर, ठीक है। अब मैंने ये z बार वाला आइडिया कहाँ से आया, एक यहाँ तो ये अल्फा पे बार बना हुआ है, ठीक है, हमें इसकी वैल्यू पूरी की वैल्यू निकालनी है ना, अल्फा पे बार लगा तो हमने सोचा यार कॉन्जुगेट लग सकता है, ठीक है। और एक यहाँ पे मॉड्यूलस दे रखा है, तो मॉड्यूलस और आर कॉन्जुगेट इन दोनों का एक ही रिलेशन है ये वाला, तो हम इसे यहाँ यूज करेंगे, ठीक है। तो लेट कर लो, लेट कर लो, इस पूरी वैल्यू को z लेट कर लो, लेट, ठीक है, मैं यहाँ अगले पेज पे लिख देता हूँ, लेट z इज इक्वल्स टू, लेट z इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फा अपॉन में 1 माइनस अल्फा बार बीटा, ठीक है, इसको मैंने लेट कर लिया। इसका कॉन्जुगेट बताओ क्या होगा, क्योंकि सर हमें अल्फा पे अ, हमें अब बार बना हुआ है, तो हम एक बार z बार निकाल के देख लेते हैं, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है, एक बार z पे बार लगा के देख लेते हैं। अच्छा ये मॉड्यूलस रहने दो यहाँ पे, हम मॉड्यूलस को लेट नहीं कर रहे साथ में, हम बस ये जो अंदर की वैल्यू है ना, ये वैल्यू निकाली तो इसका मॉड्यूलस भी निकल जाएगा, ठीक है। तो इसका मॉड्यूलस क्या होगा, एक बीटा पे बार आ जाएगा माइनस अल्फा पे बार आ जाएगा अपॉन में 1 माइनस अल्फा बार है। अच्छा एक बात बता देता हूँ, अगर कोई टर्म है ना जेड बार, अगर हम उसका फिर से कॉन्जुगेट ले लें, तो जेड बार का कॉन्जुगेट ले लेंगे तो वो आंसर जेड ही आएगा। एग्जाम्पल, सर x प्लस आयोटा वाई है, इसका कॉन्जुगेट लो x माइनस आयोटा वाई, फिर से एक बार कॉन्जुगेट ले लो, तो सर x प्लस आयोटा वाई ही तो आ रहा है। तो
ठीक है, जब भी हम डबल कॉन्जुगेट ले लेते हैं तो आंसर वही रहता है, जेड ही रहेगा उसका आंसर। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ गई? मैं यहाँ लिख देता हूँ यार, इसका आंसर जेड रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। हम अल्फा बार पे एक और बार लग गया तो ये अल्फा बन गया, और बीटा पे कोई बार नहीं था तो बीटा बार हो गया। ठीक है, ये हमारी दो इक्वेशन बन गई। अब हम अपनी आइडेंटिटी लगा देते हैं प्यारी सी, जेड इंटू जेड बार का होल, ये जेड इंटू जेड बार इक्वल टू जेड का बार का होल स्क्वायर, ये पूरे मॉड्यूलस का। चलो फिर अब मल्टीप्लाई करते हैं। तो बीटा माइनस अल्फा, अब मैं चाहता हूँ मल्टीप्लाई आप खुद करो, क्योंकि मेरा कैलकुलेशन आपकी तभी स्ट्रांग होगी। तो ये हम मल्टीप्लाई इक्वेशन में वैल्यू वैल्यू पुट कर रहा हूँ। क्या ये बात समझ में आ गई? हाँ जी सर, बिल्कुल समझ में आ गई। चलो अब इसको आप एक बार पॉज करो, एक बार मल्टीप्लाई करके देखो आंसर क्या बन रहा है। ये बीटा माइनस अल्फा को बीटा बार माइनस अल्फा बार से मल्टीप्लाई करो, और ये ऐसी नीचे वाली टर्म को नीचे से मल्टीप्लाई करो, फिर देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। हो गया? चलो अब मैं इसका वो लिख रहा हूँ। तो ये आ रहा है बीटा बार बीटा इंटू बीटा बार माइनस बीटा अल्फा बार माइनस अल्फा बीटा बार प्लस अल्फा इंटू अल्फा बार अपॉन में 1 माइनस अल्फ एक सेकंड, यहाँ पे आ रहा है अल्फा बार माइनस अल्फा बार इंटू बीटा टू, यहाँ पे आ रहा है अल्फा बार इंटू अल्फा बीटा इंटू बीटा बार। आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा, इक्वल टू क्या आ रहा है? इक्वल टू वही वैल्यू सेम है। ठीक है, वो उसका स्क्वायर है ना मॉड्यूलस का। ठीक है, तो अच्छा एक बात बताओ, ये बीटा इंटू बीटा बार का मतलब क्या है? मैंने ये आइडेंटिटी बताई है ना, जेड इंटू जेड बार का। अगर हम एक वैल्यू को एक उसके कॉन्जुगेट वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका मॉड का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये बीटा इंटू बीटा का कॉन्जुगेट क्या होगा? मॉड ऑफ बीटा का होल स्क्वायर माइनस बीटा इंटू अल्फा बार, उसका तो कुछ नहीं कर सकते, अल्फा बार इंटू प्लस मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर, अल्फा इंटू अल्फा बार का हम अल्फा स्क्वायर कर देंगे, ऐसी 1 माइनस अल्फा बार और माइनस अल्फा बार, ये अल्फा बार बीटा प्लस, यहाँ पे देखो अल्फा बार इंटू अल्फा बीटा बार इंटू बीटा, तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमारी अब बीटा स्क्वायर की क्या वैल्यू थी? 1 दे रखी थी सर, तो हम वो 1 वैल्यू पुट कर देते हैं, फिर हम इसको पूरे एक्सप्रेशन को लिख लेते हैं, जो स्क्वायर वाली टर्म है वो भी लिख लेते हैं। यहाँ 1 हो गई ना वैल्यू। ठीक है, तो ये किसके इक्वल आ रहा है? बीटा माइनस अल्फा अपॉन में 1 माइनस अल्फा बार का ये बीटा बार इक्वल टू होल स्क्वायर। अब मैंने आरएचएस में तो कोई फर्क, मैंने कोई सॉल्व नहीं किया था, तो मैंने उसको एज इट इज ही लिख दिया है। ठीक है, अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं? अब यहाँ देखो, ये इसलिए क्वेश्चन मैंने इसलिए डिस्कस किया क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं? ठीक है, एक बार ध्यान से देखो, ये दोनों वैल्यू ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम है। ध्यान से देखो, देख लिया? ये अल्फा बार है, यहाँ भी अल्फा बार बीटा, यहाँ भी अल्फा बार बीटा, माइनस माइनस में। यहाँ एक बार अल्फा अल्फा इंटू बीटा बार है, यहाँ भी अल्फा बीटा बार है, दोनों माइनस में। एक मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर है, एक मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर है, एक पॉजिटिव का 1 है, एक पॉजिटिव का 1 है, दोनों सेम है। तो भाई जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम हो तो हम उसको काट के 1 लिख सकते हैं, तो ये आंसर आ गया 1। तो ये आ गया बीटा माइनस अल्फा का 1 माइनस अल्फा बार बीटा का होल स्क्वायर है। तो स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा बीटा माइनस अल्फा
अपॉन में 1 - ये तो मॉड तो यहाँ एज इट इज रहे। ए भाई ये क्या हो गया, ये स्क्वायर हटा तो ये मॉड तो यहाँ पे एज इट इज रहेगा। ठीक है, 1 - अल्फा बार बीटा इक्वल टू 1 का रूट ले लेंगे तो 1 ही आंसर आएगा। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन में हमसे ये पूछी वैल्यू गई थी कि भाई फाइंड बीटा माइनस अल्फा अपॉन में 1 माइनस मॉड अल्फा बीटा, ये अल्फा बार बीटा का मॉड हमें वैल्यू आंसर निकालनी थी, जो कि आंसर 1 आ रहा है, पीछे आप चेक कर सकते हैं अपनी बुक के। ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चन भाई बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इसको आप एक बार 2 बार प्रैक्टिस करके देखना। जो भी मैंने, देखो स्कूल वाले बच्चों, तुम्हारा जो कि एनसीईआरटी के हिसाब से सारा सिलेबस था, जो भी तुम्हारा बोर्ड पे चल रहा है, वो सारा कंप्लीट होता है अगले लेक्चर से। मैं कंपटीशन वाले बच्चों पे अब, मतलब अगर तुम अगले लेक्चर से छोड़ भी दोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है, बट अगर कोई कंपटीशन के लिए देख रहा है तो हाँ, थर्ड लेक्चर से हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर एक्चुअल में अब शुरू होगा। मतलब जो भारी भारी चीजें हैं अब वो आने लगेंगी, बहुत सारी प्रॉपर्टीज आएंगी। प्रॉपर्टी मैंने इसमें भी डिस्कस करी है, बट तब भी मैंने इसलिए यहाँ कर दी ताकि वहां ज्यादा दिक्कत ना आए। और यहाँ की जो प्रॉपर्टी, जो स्कूल वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो भी अगर ये देख ले प्रॉपर्टी, जो भी मैंने इतनी सारी प्रॉपर्टी बताई है, हालांकि ज्यादा यूज नहीं हुआ है क्वेश्चंस में, बट जेई के क्वेश्चंस में जो मैंने करा उनमें यूज हुआ। तो ऐसो पे ध्यान रखना, ठीक है। तो उन प्रॉपर्टीज को आप याद रखो ताकि अगर कोई टफ क्वेश्चन आ जाए तो आप उन्हें यूज कर सकते हो, ठीक है। तो दैट इज, ठीक है, थैंक यू। अगर आपको यार ये लेक्चर 1 और लेक्चर 2 पसंद आया हो, देखो मैं अगेन बता रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ, लेक्चर 1 और लेक्चर 2 कर लो। जो स्कूल वाला जो स्टूडेंट है, जो स्कूल लेवल की तैयारी कर रहा है, उसके लिए कॉम्प्लेक्स नंबर अब खत्म हो चुका है, मैंने चैप्टर उसके लिए खत्म कर दिया है, ठीक है। और अब मतलब जेई की चीजें भी साथ साथ चल रही थी, बट अब लेक्चर 3 से अब हम सिर्फ और सिर्फ जेई के सवाल करेंगे। अब हम यहाँ पे एनसीईआरटी का कोई सवाल नहीं लेंगे, ठीक है। और जो आप एनसीईआरटी पूरी सॉल्व कर सकते हो, पूरी एनसीईआरटी कंप्लीट कर सकते हो, मैंने हर एक चीज बता दी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करा दिए, ठीक है। और जो डाउट आए, जैसे अगर कोई क्वेश्चन डाउट में आ रहा है तो मैं उसका एक, उन सारे डाउट्स का एक अलग से एक वीडियो और बना दूंगा, ठीक है। तो आपका वो, आपका कवर अप हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर खत्म हो जाएगा, खत्म हो गया है, ठीक है। तो यार थैंक यू आपका, मतलब इतना आपने देख ही लिया लेक्चर तो पसंद आया होगा। थैंक्स यार, बाद में मिलते हैं अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3। तब तक के लिए बाय बाय।